आपका बहुत स्वागत है एनालिटिक्स प्राइम पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में पिछले 15 साल में क्या कुछ बीता। 2010 से लेकर 2025 के बीच किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशंस हुई, किस तरह के अलायंसेस बने, और ये हम जानेंगे कि नीतीश कुमार जी कैसे पावर में रहे। इस सब को जानने के लिए वीडियो आगे देखते रहें। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आप बिहार से हों या नहीं हों, आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से पार्टी अलायंसेस टूटे और बने। तो शुरू करते हैं 2010 के इलेक्शंस की बात से। जेडीयू और बीजेपी डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, जिसमें जेडीयू 141 सीट पर चुनाव लड़ेगा, साथ ही साथ बीजेपी 102 सीट्स पर चुनाव लड़ने वाली थी। साथ ही साथ आरजेडी उस टाइम यूपी अलायंस के अंदर होती नहीं थी और एमजीबी यानी कि महागठबंधन का फॉर्मेशन उस वक्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आरजेडी और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ा करते थे। आरजेडी 168 सीटों पर यानी कि 168 सीट्स पर चुनाव लड़ती है और साथ ही साथ एलजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस मोहम्मद अली कैसर के अंदर बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ती है यानी कि 243 सीटों पर, लेकिन वो मात्र 4 सीट जीत पाते हैं। आप देख पाएंगे यह जेडीयू और बीजेपी और सारी पार्टियों के रिजल्ट्स, जिसमें आप देख पाएंगे जेडीयू 115 सीट्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आती है, जिसमें उनको 27 सीटों का फ़ायदा होता है, जबकि आरजेडी मात्र 22 सीटों पर सिमट चुकी थी। एलजेपी को 75 सीटें लड़ी थी उन्होंने, जिनमें से वो मात्र 3 सीटें ही लेकर आ पाते। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जेडीयू विंस 115 सीट्स ऑफ 141 कंटेस्टेड सीट्स। बीजेपी 91 सीट जीतती है 102 में से। आरजेडी और एलजेपी मात्र 25 सीट लेके आ पाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी खाता खुलता है, जो कि पिछली बार नहीं खुला था। 2005 में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2010 में वो एक सीट जीत कर सामने आते हैं। 41 सीट उन्होंने कंटेस्ट किए थे उसमें से सुमित कुमार सिंह जी चकाई से जीत के आते हैं। ये चकाई विधानसभा है 243 नंबर पर, और ये वही विधानसभा है जो कि झारखंड बॉर्डर पे है। नीतीश कुमार जी स्टेट के सीएम बनते हैं तीसरी बार, और सुशील कुमार जी उनको ज्वाइन करते हैं एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इसके बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में एनडीए लॉन्च करने वाला है, और ऐसा होता भी है। इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं अलायंस कोलैप्स हो जाता है जून 2013 में, और सुशील कुमार मोदी जी इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन दे देते हैं, और नीतीश कुमार जी अपनी 116 सीट यानी 115 सीट की सरकार को वो कंटिन्यू करते हैं, जो कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि बिहार में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए 122 नंबर चाहिए। नीतीश कुमार वो सरकार गिर जाती है और एक नई सरकार का गठन होता है, जिसमें जेडीयू के पास 115 सीट्स होती हैं, लेकिन 122 सीट्स पर मेजॉरिटी होते हुए भी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती रहती है। इस टर्म के दौरान स्टेट में कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होता, और जेडीयू साथ ही साथ ये भी डिसाइड करती है कि वो 2014 के जनरल इलेक्शंस अकेले कंटेस्ट करने वाले थे, और ऐसा होता भी है। कांग्रेस, आरजेडी और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये तीनों यूपीए के अंदर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें वो 7 सीट जीत कर सामने आते हैं, जबकि एनडीए को 31 सीट मिलती है। लेकिन जेडीयू को मात्र 2 सीट मिल पाती है, वो है संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया से और कौशलेंद्र कुमार जी नालंदा से। जेडीयू पूरे स्टेट में 38 लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़ता है, 2 सीटों को छोड़कर, वो रहती हैं बांका और बेगूसराय। आप देख पाएंगे कि एनडीए को 31 सीट्स मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 22, एलजेपी को 6, आरएलएसपी को 3, जबकि जेडीयू को मात्र 2 सीटें मिली हैं, वो 38 कंटेस्टेड सीट्स में से। इस पुअर परफॉर्मेंस को देखते हुए नीतीश कुमार जी डिसाइड करते हैं कि वो सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर लेंगे और वो स्टेप डाउन करेंगे फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। इसके बाद जीतन राम मांझी जी, जो कि जेडीयू के ही पार्ट थे उस टाइम पे, उनको एक नए चीफ मिनिस्टर के रूप में स्टेप अप कराया जाता है, और वो 20 मई 2014 को चीफ मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, और उसके कुछ दिन बाद 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ओथ टेकिंग सेरेमनी में का हिस्सा बनते हैं। नीतीश कुमार जी उसके वो सरकार बनती है, नई जीतन राम मांझी की नई सरकार बनती है, वो चल रही होती है, जिस मात्र उसके 9 महीने के बाद वो सरकार दोबारा गिर जाती है, और नीतीश कुमार जी वापस से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जीतन राम मांझी इस चीज़ से कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, और वो दुखी होकर एक फैक्शन लेके अलग हो जाते हैं जेडीयू से, और उस पार्टी का नाम एक नई पार्टी का गठन करते हैं। उस पार्टी का नाम होता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन 8 मई 2015 को होता है और वो गठन के कुछ दिन बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं एनडीए को। नीतीश कुमार जी चौथी बार स्टेट के सीएम बनते हैं और ये स्टेट इलेक्शन से मात्र 9 महीने पहले होता है। और इसी के साथ वो एक नए कोलिशन का भी फॉर्मेशन होता है, द ग्रैंड अलायंस और द महागठबंधन। महागठबंधन के अंदर जनता दल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव जी अपने दोनों सुपुत्र, उनके दोनों सुपुत्र हैं, एक बड़े बेटे जो कि तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लॉन्च करते हैं पॉलिटिक्स में। तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ते हैं और तेज प्रताप यादव महुआ से। और इसके बाद रिजल्ट, एज अ रिज़ल्ट ये बहुत बड़ी जीत साबित होती है महागठबंधन के लिए, जिसमें महागठबंधन को 178 सीट्स मिलती हैं, जबकि एनडीए सिमट कर मात्र 58 सीट्स पर रह जाता है। लेफ्ट फ्रंट भी मात्र 3 सीट ही जीत पाता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि एनडीए का पार्ट था उस टाइम पे, वो मात्र 1 सीट ही जीत पाता है, जबकि उसको 21 सीट्स दी गई थी कंटेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं वापसी होती है, आप देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस 42 में से 27 सीट जीतकर चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनती है स्टेट की और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर कर आरजेडी सामने आती है। आरजेडी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और वो 80 सीट्स जीतते हैं। ये है अलायंस वाइज फॉर्मेशन। इसमें जो ग्रीन कलर है वो डिनोट करता है महागठबंधन, यानी जेडीयू, कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी को। जो सैफरन या कि ऑरेंज कलर है वो डिनोट करता है एनडीए अलायंस को। वोट परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी होती है। 26.1% वोट उनको मिले होते हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्ट करने में नाकाम रहते हैं सीट्स में। लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी जो वोट परसेंटेज में थी वो थी आरजेडी, और वो टॉप कर रहे थे नंबर ऑफ़ सीट्स के मुकाबले में भी। 44 इस इलेक्शन में 44.8% वोट महागठबंधन को, 31.3% वोट एनडीए को और बाकी बचे हुए वोट अदर पार्टीज़ को मिलते हैं। इसी के साथ 2015 आ जाता है। नीतीश कुमार जी 5वीं बार स्टेट के सीएम बन जाते हैं। लालू जी के दोनों ही बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी, दोनों ही अपने पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी से चुनाव जीत कर आते हैं। तेजस्वी जी बीजेपी के सतीश कुमार यादव जी को राघोपुर से हराते हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप जी रविंद्र राय जी को हराते हैं, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी के थ्रू कंटेस्ट कर रहे थे फॉर द एनडीए अलायंस। रविंद्र राय जी वही हैं जो पहले उस सीट से एमएलए हुआ करते थे, लेकिन बाद में आफ्टर द क्लैश बिटवीन द जीतन राम मांझी एंड नीतीश कुमार जी, उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को ज्वाइन कर लिया था। ये आप देख पाएंगे, स्टेट को एक नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलता है, साथ ही साथ एक नया हेल्थ मिनिस्टर भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ तेजस्वी एंड तेज प्रताप। ये हैं तेजस्वी, लालू जी के छोटे बेटे, और ये हैं तेज प्रताप। नीचे की साइड आप देख पाएंगे, ये हैं तेज प्रताप जी, लालू जी के बड़े बेटे। लालू जी के छोटे बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, साथ ही साथ लालू जी के बड़े बेटे न्यू हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं। और ये जो पोजीशन था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, ये काफ़ी समय से खाली चल रहा था, जून 2013 से, जिसके बाद 24 नवंबर 2015 को इसकी वैकेंसी ख़त्म होती है। इसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच भी टाइज कहीं ना कहीं लूजन होने लगते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका आपस में भरोसा नहीं था। ये ऐसा माना जा रहा था, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुमार हैज़ रफल्ड द feathers with for the office coalitions by coming out in support of मोदीज डिमोनेटाइजेशन डिसीजन। नीतीश कुमार जी डिसीजन डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ वो सपोर्ट करते हैं रामनाथ कोविंद जी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को, जो कि एनडीए द्वारा बैक्ड थे। यूपीए द्वारा बैक्ड मीरा कुमार जी को जेडीयू सपोर्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोलिशन टूट सकता है, और ऐसा होता भी है, कोलिशन टूट जाता है। और इसमें टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं एक आया था जब सीबीआई ने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट लालू यादव एंड हिज फैमिली लैंड फॉर होटल स्कैम्स के अंदर, जिसमें उस टाइम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी का भी नाम था। नीतीश कुमार कहते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि एक पब्लिक एक्सप्लेनेशन दी जाए, लेकिन वो आरजेडी के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। एज अ रिज़ल्ट नीतीश कुमार रिज़ाइन कर देते हैं 26 जुलाई 2017 को। द हिंदू के अनुसार
शहाबुद्दीन का रिलीज़ भी एक कहीं ना कहीं एक ट्रिगरिंग मूवमेंट था इस ब्रेकअप के लिए। नीतीश कुमार जी रिजिग्नेशन के बाद आरजेडी एक्विजिशंस लगाता है कि नीतीश कुमार जी ने मैंडेट जो कि लोगों ने दिया था, जो जनादेश था, उसका अपमान किया है। बीजेपी सामने आती है, सपोर्ट करती है जेडीयू गवर्नमेंट को, और नीतीश कुमार जी छठी बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं विद इन 48 आवर्स ऑफ द रेजिग्नेशन। सुशील कुमार मोदी जी वापस से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 27 जुलाई 2017 को, और ये दोनों फिर साथ में ही 2019 के जनरल इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। जनरल इलेक्शंस में बीजेपी 17 सीट्स, जेडीयू 17 सीट्स और एलजेपी को 6 सीट्स मिलती हैं। ये तीनों एनडीए का पार्ट थे। बाकी आरजेडी, आईएनसी, आरएलएसपी, हम और वीआईपी, हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो वापस यूपीए में जा चुके थे इस टाइम। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर एनडीए में बीजेपी सामने आती है 17 सीट्स के साथ। जेडीयू एक सीट हारता है मात्र किशनगंज से, और लोजपा सारी सीट्स जीतती हैं। तो ये आप देख पाएंगे इस टाइप का मैप है। इसमें आप देख पाएंगे एनडीए को 39 सीट मिली है, बीजेपी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी को 6, जबकि महागठबंधन में मात्र 1 सीट आईएनसी को। ये है किशनगंज लोकसभा नंबर 10 है, जो इसमें पिक्चर में दर्शाया गया है, और यहीं से मात्र 1 सीट मिलती है बिहार स्टेट में यूपीए को। बीजेपी को 17 सीट्स मिलती हैं। यूपीए बहुत बुरी तरीके से फेल करता है, हर पार्टी, किसी भी पार्टी को एक भी सीट्स नहीं आती। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जी इकलौते ऐसे सांसद बनते हैं जो कि यूपीए के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। वो सैयद महमूद अशरफ जी को हराते हैं किशनगंज लोकसभा से। जेडीयू और बीजेपी डिसाइड करती है कि साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। 115 सीट्स, ये 2020 के इलेक्शंस की बात हो रही है, जो कि स्टेट इलेक्शंस थे। तो जेडीयू और बीजेपी डिसाइड करते हैं कि वो साथ में इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। 115 सीट्स जेडीयू को दी जाती हैं, 110 सीट्स पर बीजेपी चुनाव लड़ता है, और बाकी एनडीए छोटे एनडीए मेंबर्स जैसे वीआईपी और हम ये वापस एनडीए में आ चुके थे, जीतन राम मांझी जी, वो 11 और 7 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। एलजेपी लेड बाय चिराग पासवान डिसाइड करते हैं कि वो एलाई ऑफ द एनडीए रहेंगे एट द सेंटर बट नॉट इन द स्टेट, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एनडीए के पार्टी मेंबर यानी कि जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। एलजेपी कहीं ना कहीं एक स्पॉइलर देती है जेडीयू को, और वो हर कंटेस्ट, जितने भी 115 सीट जिन पर जेडीयू इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा था, उस पर वो अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, जिसके वजह से जेडीयू को मेजर लॉस होता है और जेडीयू मात्र 43 सीट जीत पाती है। इसी बीच हम देखना चाहेंगे कि महागठबंधन में क्या चल रहा था। महागठबंधन में कांग्रेस डिमांड करती है एक हायर नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने 27 सीट्स जीते थे पिछले इलेक्शंस में 42 सीट्स में से, और ऐसा होता भी है, उनको 70 सीट्स मिलती हैं इस बार, लेकिन वो मात्र 19 सीट ही जीत पाते हैं। अदर जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं, जो कि लेफ्ट फ्रंट होता है, जो कि इस टाइम तक महागठबंधन का पार्ट हो चुका था, उनको 29 सीट्स मिलती हैं कंटेस्ट करने के लिए। आरजेडी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स पर कंटेस्ट करती है इलेक्शन इस टाइम विथ 144 सीट्स। कुछ और छोटी मोटी पार्टियां भी होती हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी की आरएलएसपी, मायावती जी की बीएसपी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, और असदुद्दीन ओवैसी भी कंटेस्ट करते हैं स्टेट में इलेक्शंस 19 सीटों पर। खासकर वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीमांचल एरियाज़ में उनका ज़्यादा फोकस होता है। और ये हैं उस टाइम के रिजल्ट्स। आप देख पाएंगे कि बीजेपी 110 में से 74 सीट्स जीतती है, जिनमें उनका टोटल गेन 21 सीट्स का होता है। जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो मात्र 43 सीट पर ही सिमट कर रह जाती है। बीएसपी और एआईएमआईएम किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं होते, जिसमें बीएसपी एक सीट जीत पाती है और एआईएमआईएम को 5 सीट्स मिलती हैं, जो कि पाँचों सीट सीमांचल एरिया से आती हैं। एलजेपी वो एनडीए का पार्ट तो होती है, लेकिन सिर्फ सेंटर में, लेकिन वो बीजेपी को या फिर जेडीयू को स्टेट में सपोर्ट नहीं कर रही होती, और 136 सीट्स पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जिनमें से मात्र उनका एक विधायक चुन के आता है। आरजेडी इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर से उभरती है, जिनमें उनको 144 में से 75 सीट्स वो जीतते हैं। लेकिन आईएनसी के कमज़ोरी के वजह से, क्योंकि वो 70 में मात्र 19 सीट ही जीत पाए थे, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में काबिल नहीं हो पाते, उस काबिल की गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें, वो मार्क को टच नहीं कर पाते।
वोट शेयर के हिसाब से भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, 23.1% वोट, बीजेपी को 19.5%, जेडीयू को 15.4%। और अगर अलायंस के वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 37.3% वोट एनडीए को मिले होते हैं, 37.2% वोट महागठबंधन को मिलते हैं, जबकि जो कि ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। यह है उस टाइम का बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का अलायंस वाइज मैप, जिसमें आप देख पाएंगे ऑरेंज कलर जो है वो, ऑरेंज या सैफरन कलर जो है वो महागठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को डिनोट कर रहा है, और महागठबंधन ग्रीन कलर डिनोट कर रहा है। आरजेडी 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन जो उनका अलायंस होता है वो मात्र 110 सीट ही जीत पाता है, जिसके वजह से वो 122 के नंबर को टच नहीं कर पाते। एलजेपी गेम जो है जेडीयू का वो ख़राब कर देती है, और जेडीयू मात्र 43 सीट पर ही सिमट कर रह जाता है। एनडीए गवर्नमेंट बनाती है और उनकी मेजॉरिटी कुछ खास नहीं, बहुत स्लाइट मेजॉरिटी होती है, वो 125 सीट ही जीत पाते हैं, जो कि मेजॉरिटी मार्क्स से मात्र 3 सीट ही जाता है। नीतीश कुमार जी स्टेट के सीएम बनते हैं फॉर द 7th टाइम। 16 नवंबर 2020 को वो शपथ लेते हैं। दो नए चीफ मिनिस्टर राज्य को मिलते हैं, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी जी। तारकिशोर प्रसाद जी कटिहार से जीत के आते हैं, जबकि रेणु देवी जी बेतिया से चुन कर आती हैं। सुशील कुमार मोदी जी को ज्वाइन करते हैं राज्यसभा को, और वो अपनी सर्विस दिसंबर 2020 से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक देते हैं। ये आप देख पाएंगे सबसे कोने पर जो है लेफ़्ट साइड में वो है तारकिशोर प्रसाद जी, बीच में रेणु देवी जी की फ़ोटो है, और सबसे कोने पर सुशील मोदी जी। कोलिशन फिर से एक बार टूट जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ऐसा कहना था कि उन्होंने ऐसा किया है फीडबैक आफ्टर द फीडबैक दे ही हैज़ गॉट फ्रॉम पार्टी लॉ मेकर्स। पीएम मोदी, उनका ये भी कहना था कि पीएम मोदी के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सेक्युलर नहीं है, जो उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जेडीयू ने एक इल्ज़ाम लगाया, एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2020-21 में बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी कि कुछ एमएलएज जेडीयू के तोड़ कर वो अपनी पार्टी में मिला लें, जिसके बाद और नीतीश कुमार जी उनको सीए और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी में भी साथ नहीं दे रहे थे, उनका उनसे डिसएग्री कर रहे थे। और जिसके बाद 9 अगस्त 2022 को ये कोलिशन टूट जाता है। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी वापस से महागठबंधन ज्वाइन कर लेते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी जी अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रेजिग्नेशन दे देते हैं। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर दोबारा से एक बार फिर से बन जाते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में रिज्वाइन करते हैं। यह 8वीं बार था जब नीतीश कुमार जी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। और इसके साथ महागठबंधन एक बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करता है, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज़ होती हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी 10 अगस्त 2022 को होती है। लेकिन ये कोलिशन भी कुछ ज़्यादा दिन चलता नहीं, और 28 जनवरी 2024 को 4-5 महीने पहले जनरल इलेक्शंस के ये कोलिशन दोबारा टूट जाता है। कहीं जेडीयू ये एक्यूजेशंस लगाता है आरजेडी के ऊपर कि आरजेडी उस काम के क्रेडिट ले रही है जो कि जेडीयू ने किए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम अराइज होता है बिटवीन द टू पार्टीज़, और ये कोलिशन फिर से टूट चुका होता है। इन दोनों पार्टीज़ के बीच पोर्टली कोऑर्डिनेशन, मिक्स मैसेज और फ्रेंडली फाइट्स भी कहीं ना कहीं होती रहती हैं। और फिर से दोबारा से नीतीश कुमार जी एनडीए को ज्वाइन करते हैं। स्टेट को फिर से दो नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स मिलते हैं। नीतीश कुमार जी 9वीं बार ओथ लेते हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दो नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी मिलते हैं। नीतीश कुमार जी जिस दिन रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक उसी दिन स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लेते हैं। इस टाइम 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि साथ में दो और छोटी पार्टियां भी होती हैं, हम और आरएलएम। जीतन राम मांझी जी फिर से एनडीए को ज्वाइन कर चुके थे इस टाइम। तो बीजेपी को 17 सीट्स, जेडीयू को 16 सीट्स, एलजेपी को 5 सीट्स, हम और आरएलएम को एक एक सीट मिलती हैं। सिमिलरली आरजेडी 23 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करता है अंडर
इंडी अलायंस, और आईएनसी को मात्र 9 सीट मिलती हैं फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। इसके बाद ओवैसी जी भी AIMIM को लेकर आते हैं बिहार में, जिनमें वो 8 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन वो किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं होते। इसी के साथ में क्या होता है कि ये इलेक्शन जो है वो 7 फेज़ों में होता है, 19 अप्रैल 2024 से लेके 1 जून 2024 के बीच में। बीजेपी को इस इलेक्शंस में 5 सीट्स का नुकसान होता है। पिछली बार वो 17 में से 17 सीट्स जीत कर आए थे, इस बार वो 17 में से 12 सीट्स जीत कर आते हैं। पिछली बार नीतीश कुमार जी 17 में 16 सीट्स जीत कर आए थे, इस बार वो 16 में 12 सीट्स जीत कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान तो होता है, लेकिन फिर भी ये सेंटर पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में काबिल हो जाते हैं, उस मुकम्मल नंबर को पार कर लेते हैं। एनडीए को पिछली बार की तुलना में 9 सीटें कम मिलती हैं। वो पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 सीट्स जीते थे, लेकिन इस बार वो मात्र 30 सीट ही जीत पाते हैं। इंडिया ब्लॉक की वापसी होती है, जिसमें वो 9 सीट जीत कर आते हैं। पिछली बार उनका एक ही सांसद चुना गया था, मोहम्मद जावेद जी फ्रॉम किशनगंज। पप्पू यादव स्टेट के ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनते हैं लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में पूर्णिया से, और वो जेडीयू के संतोष कुमार जी को हरा देते हैं। ये आप देख पाएंगे, इसमें एनडीए को डिनोट कर रहा है सैफरन कलर, ब्लू कलर इंडिया को डिनोट कर रहा है, और ये जो ऑरेंज जो तीसरा कलर है, ये 12 नंबर का लोकसभा सीट जो है 12 नंबर की, ये डिनोट करती है पप्पू यादव जी के कंस्टिट्यूंसी को। इसी सब जब ये सब चल रहा था, इसी बीच बिहार में एक कुछ और भी हो रहा था। वो थे प्रशांत किशोर जी, जो कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पीपल्स मूवमेंट को शुरुआत करेंगे, जिसके बाद एक वो लॉन्ग पद यात्रा डिसाइड करते हैं कि वो करेंगे अक्रॉस बिहार, जिसकी शुरुआत वो 2 मई 2022 से करने वाले थे। प्रशांत किशोर जी ये भी डिसाइड करते हैं कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में वो अपने कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि उनका मेन फोकस उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में था बिहार में। 2 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियली आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफिशियली जन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है और बहुत जल्दी उनको पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है, और जन स्वराज डिसाइड करते हैं कि वो हर 243 सीट पर इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। हालांकि वो 238 सीट्स पर ही कर पाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। जन स्वराज अपना फोकस को शो करती है एजुकेशन के ऊपर, और वो स्कूल के बैग को इलेक्शन सिंबल के रूप में चुनते हैं। आखिरी अंततः प्रशांत किशोर जी खुद डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करेंगे, जिसके वजह से जन स्वराज के वोटर बेस को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि वोट परसेंटेज उनका कम होता है। आरजेडी इसी दौरान आरजेडी जो है वो तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निकाल देती है। लालू प्रसाद यादव जी एक फेसबुक पोस्ट के रिगार्डिंग कहते हैं कि जो या तेज प्रताप यादव जी का पब्लिक कंडक्ट है वो पार्टी और फैमिली वैल्यू के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं कर रहा, जिसके बाद तेज प्रताप यादव जी को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से बर्खास्त कर दिया जाता है। तेज प्रताप यादव जी का ये कहना था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग पार्टी के अंदर ही ऐसे हैं जो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और ये जो मैसेज था लालू यादव जी का तेज प्रताप यादव जी को निकालने का, वो एक्स पर शेयर किया जाता है 25 मई 2025 को। ये वो ट्वीट है जो एक्स पोस्ट है जो लालू यादव जी ने की थी, जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और पार्टी से निकलने के बाद तेज प्रताप यादव जी एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जो कि होती है जनशक्ति जनता दल जेजेडी। जेजेडी का फॉर्मेशन 26 सितंबर 2025 को होता है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के जस्ट 1 महीने पहले होता है। जेजेडी सिग्नल करती है कि उनका फोकस है वो एजुकेशन के ऊपर है, और वो ब्लैक बोर्ड को एज अ इलेक्शन सिंबल चुनते हैं। जेजेडी पूरे स्टेट में 22 सीट्स पर चुनाव लड़ती है, और तेज प्रताप खुद महुआ की सीट से चुनाव लड़ते हैं।
इसी बीच बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जो कि रामविलास जी की पार्टी है, अब वो चिराग पासवान जी की पार्टी है, हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, और आरएलएम ये डिसाइड करते हैं कि साथ में इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे और ये खुद को 5 पांडव बताते हैं। बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर कंटेस्ट करती हैं, वहीं एलजेपी 28 सीट्स पर कंटेस्ट करती है। हम और आरएलएम को 6-6 सीट्स मिलती हैं। आरजेडी, आईएनसी, वीआईपी और आईआईपी साथ में कुछ मल्टीपल फैक्शंस ऑफ द लेफ्ट साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जिसमें से आरजेडी 143 सीट पर, कांग्रेस 61 सीट पर, सीपीआई एमएलएल वो 20 सीट्स पर, वीआईपी 12 सीट्स पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। विकीपीडिया की माने तो श्याम किशोर चौधरी जी जो सुगौली से चुनाव लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सपोर्टेड थे बाय द महागठबंधन। अब दूसरी पार्टियों की बात करें जो कि नई फॉर्म्ड और जो दूसरी स्टेट की पार्टियां हैं, जिसमें जन स्वराज और जन शक्ति जनता दल। जन स्वराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ता है, जेजेडी 22 सीट्स पर, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 121 सीट्स पर, मायावती अपने इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं 130 सीट्स पर। और कुछ छोटी पार्टियां भी थी, जैसे AIMIM, RLJP, आज़ाद समता पार्टी, जो कि 25 सीट्स पर इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया डिसाइड करती हैं और अनाउंस करती हैं कि वो बिहार के 243 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, उनके कैंडिडेट्स करेंगे। तो इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं। एनडीए की मैसिव विक्ट्री होती है और वो कहीं ना कहीं 2010 के उस नंबर को छू लेते हैं, जिसमें जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीट्स मिली थी, टोटल मिलाकर 206। लेकिन इस बार वो 202 सीट्स लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं वो नंबर करीब हो चुका होता है। इंडिया अलायंस श्रिंक कर जाता है मात्र 35 सीट्स के लिए, और AIMIM को 5 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलती है। आरजेडी को अभी भी सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला था, जो कि 23% था, लेकिन वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे सीट्स में। इसका एक बड़ा कारण ये होता है कि उनके वोट परसेंटेज तो ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो जितने नंबर ऑफ़ सीट्स पर इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। और साथ ही साथ कुछ वोट जो था वो जेजेडी और जनसुराज ने भी काटे। वोट एंड टर्नआउट जो स्टेट में होता है वो 67.13% होता है, जो कि 9.84% ज़्यादा है पिछले इलेक्शन से। टोटल रजिस्टर्ड वोटर काउंट भी बढ़ता है 3.5% से। अब आप देख पाएंगे बीजेपी 101 में से 89 सीट्स जीतती है, जेडीयू 101 में से 85 सीट्स जीतती है, एलजेपी 28 में से 19 सीट्स जीतती है, हम सेक्युलर 6 में से 5 और आरएलएम 6 में से 4। वहीं आरजेडी 143 में से मात्र 25 सीट्स जीत पाती है, जिनमें उनको 50 सीट का लॉस होता है। पिछले इलेक्शन में उसकी 75 सीटें आई थी, इस बार मात्र 25 सीटें ही आ पाती हैं। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस की भी 19 सीटें थी, इस बार वो मात्र 6 सीट्स लेकर आ पाते हैं। CPI MLL भी पिछले इलेक्शन में 12 सीटों पर था और इस बार मात्र 2 सीटें लेकर आ पाता है। बाकी जो छोटी पार्टियाँ और हैं उनको एक भी सीट्स नहीं मिलती, लेकिन CPIM और IIP को एक एक सीट मिलती हैं। IIP एक नई पार्टी होती है। कुछ नई पार्टियों का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि JSP और JJD, इनको कोई सीट नहीं मिलती। तेज प्रताप जी अपने महुआ विधानसभा से खुद भी चुनाव हार जाते हैं। BSP 130 सीट पर इलेक्शन तो लड़ रही थी, लेकिन वो एक सीट ही मात्र जीत पाई। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती और AIMIM को फिर वही 5 सीटें मिलती हैं जिसमें वो पिछली बार जीते थे, जो कि सीमांचल की एरियाज़ में होती हैं। ये आप वोट परसेंटेज शेयर देख पाएंगे, जिसमें बीजेपी दूसरे नंबर पर है, आरजेडी पहले नंबर पर 23% वोट शेयर के पास, और 19.3% के साथ जेडीयू तीसरे नंबर पर। ये है वोट शेयर बाय द अलायंसेस। 46.5% वोट एनडीए को मिलते हैं, 37.6% वोट महागठबंधन को मिलते हैं और बाकी के बचे हुए वोट जो हैं वो दूसरी पार्टियों को मिलते हैं। आज के सिनेरियो की बात करें तो आज के सिनेरियो में नीतीश कुमार जी स्टेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं टर्म वाइज लेंथ के हिसाब से, क्योंकि वो 19 साल 76 दिन अपनी सरकार को चला चुके हैं। वो श्री कृष्ण सिन्हा जो इनसे ही इज़ फॉलोड बाय श्री कृष्ण सिन्हा, जिनके नंबर हैं 17 ईयर से 51 डेज। नीतीश कुमार जी
ऑल्सो रैंक करते हैं सेकंड इन द कंटिन्यूस चीफ मिनिस्टरल टर्म्स। इस लिस्ट को टॉप करते हैं श्री कृष्ण सिन्हा, जो जिनकी सरकार लगातार 14 साल तक चली थी, 14 साल 314 दिन तक। नीतीश कुमार जी की लगातार सबसे लंबी सरकार जो चली है अब तक, वो 10 साल 266 दिन तक चली थी, क्योंकि बीच में वो जीतन राम मांझी का गैप 2015 में आया था, 2014-15 के बीच आया था। सीएम ऑफिस होल्ड करने की बात करें अगर पार्टीज़ के द्वारा, तो जब से बिहार स्टेट का गठन हुआ है सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस या कांग्रेस के मेंबर्स ने बिहार स्टेट के सीएम के रूप में अपनी सेवा दी है। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड, तीसरे नंबर पर आरजेडी, चौथे नंबर पर जनता दल, पाँचवें नंबर पर जनता पार्टी, और बाकी कुछ और छोटी पार्टियां भी हैं जो कि आप अदर्स में देख पाएंगे, साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूल भी। ये इलेक्शंस हम बात करेंगे अगर कि ये इलेक्शन महत्वपूर्ण क्यों है बीजेपी और जेडीयू के लिए। ये इलेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर नीतीश कुमार जी इस बार भी सीएम बनते हैं तो पहली बात तो ये कि वो 10वें बार शपथ लेंगे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ ये अगर वो टर्म अपनी कंप्लीट करते हैं तो वो हो सकता है कि वो नवीन पटनायक जी को पीछे कर सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाए ऑफ एनी स्टेट। नीतीश कुमार जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स हु रिमेन इज इन द ऑफिस राइट नाउ है, जिनका कार्यकाल अभी भी चल रहा है। हालांकि उन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दी है आज, और वो कल हो सकता है ओथ लें। साथ ही साथ ये जो जीत है इससे बीजेपी को एक फ़ायदा मिलता है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, क्योंकि जो डिसाइडिंग नंबर्स हैं वो जेडीयू के साथ हैं और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीट्स और जेडीयू के पास 12 सीट्स हैं। एनडीए की टोटल स्ट्रेंथ जो है इस टाइम लोकसभा में लोअर हाउस में वो है 293 एमपीज़, जबकि मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए 272 सीट्स ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर 12 और 16 सीट्स को ऐड कर दें तो एक टोटल 28 सीट्स बनती हैं, और 28 सीट्स का डिफरेंस इंडिया ब्लॉक के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट हो सकता है एक, जिसको इस जीत ने कहीं ना कहीं रोक दिया है। तो ये था वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।